हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर में हम लोग हेल्थ के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। हेल्थ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, कौन कौन तरह की डिजीजेस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हेल्थ की डिफिनीशन के ऊपर। हेल्थ या किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल को हेल्दी तब कहेंगे जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों एस्पेक्ट में हेल्दी हो। लाइक वेल बीइंग में अगर हो तभी उसको हेल्दी कहेंगे। तो एनसीईआरटी हमारी कहती है कि हेल्थ इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब किसी को अगर कोई डिजीज नहीं है तो सिर्फ तब उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। अगर कोई हर एस्पेक्ट में यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट में तीनों में ही उसकी अगर वेल बीइंग है, ओनली देन दैट इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज हेल्दी। हेल्थ अब किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है? हेल्थ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स से अफेक्ट होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। कुछ इन्फेक्शंस या चेंज इन लाइफस्टाइल। चेंज इन लाइफस्टाइल जैसे कि कैसा खाना आप खा रहे हैं, कैसा पानी आता है आपके यहाँ, आप कितनी रेस्ट लेते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही साथ आपकी क्या हैबिट्स हैं। ये सब चीज़ें आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। यानी कि आपकी लाइफस्टाइल की लगभग जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। अब साथ ही साथ एक और बात आती है कि माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है? ये इम्यून सिस्टम ही तो है जो हमारी बॉडी को रेसिस्टेंस देता है डिजीजेस के खिलाफ। वो ही तो है हमारा इम्यून सिस्टम। तो जो माइंड है वो इम्यून सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? थ्रू न्यूरल एंड इंडोक्राइन सिस्टम्स। आप न्यूरल और इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो न्यूरल और इंडोक्राइन सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करने के बाद उसी से तो फिर हेल्थ को कंप्लीटली रेगुलेट करता है हमारा माइंड भी। यानी कि फिजिकल हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेंटल हेल्थ। When the functioning of organ of systems of the body is adversely affected, it is called as disease. आप डिजीज को ऐसे देख लें, डिस ईज। ईज का मतलब कंफर्ट। जब बॉडी कंफर्ट में ना रहे तो मतलब कहेंगे डिजीज है। When a functioning of organ of system of the body is adversely affected, it is called as disease। यानी कोई भी एस्पेक्ट हो, फिजिकल, मेंटल और सोशल, इस तीनों में से कोई भी अगर अफेक्ट हो रहा है यानी कि वो इंडिविजुअल हेल्दी नहीं है। इन तीनों एस्पेक्ट में वेलबींग होगा तभी उस इंडिविजुअल को डिजीज फ्री कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। इतनी बातें थी बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर के बारे में, हेल्थ के बारे में, हेल्थ की डिफिनेशन थी। आगे चलते हैं, देखते हैं डिजीजेस। हमारे पास डिजीजेस यहाँ पर दो तरह की होती हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेस वैसी जो अगर एक इंसान को है तो दूसरे को भी हो सकता है, दूसरे को फैल सकता है, उसको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होता, फैलता नहीं है। तो इन्फेक्शियस डिजीज वो जो ट्रांसमिट होता है और नॉन इन्फेक्शियस वो जो ट्रांसमिट नहीं होता है। अब देखते हैं कि डिजीज जो कॉज कराता है उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं। उनको कहते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु कॉज डिजीजेस। अच्छा, उसके बाद एक और बात आती है पैरासाइट की। पैरासाइट वैसे पैथोजन हैं जो होस्ट को ही अफेक्ट करते हैं। पैरासाइट क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है अपने होस्ट की बॉडी से और होस्ट को ही अफेक्ट करता है। इसीलिए पैरासाइट के लिए कहा गया कि पैरासाइट आर द पैथोजन, दे हार्म द होस्ट। इसके बाद एक गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस आती है। ह्यूमर का मतलब बॉडी फ्लूइड। ये हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ये बात कहती है। इसमें कहते हैं कि हेल्थ जो है बॉडी का एक स्टेट है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड जहां पर बैलेंस बना हुआ होता है कुछ ह्यूमर्स का, यानी कि बॉडी के कुछ लिक्विड्स का, बॉडी में प्रेजेंट कुछ लिक्विड्स का। ऐसे लोग जिनका ब्लैक बाइल होता है वो हॉट पर्सनालिटी होते हैं और उनको फीवर्स होता है। ऐसा गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस कहती है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए विलियम हार्वे नाम के, जिन्होंने बोला कि ये हाइपोथेसिस गलत है। इन्होंने इसको डिस्प्रूव कर दिया। उन्होंने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में और उन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने थर्मोमीटर का इन्वेंशन किया और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि थर्मोमीटर से हमने टेस्ट किया है, देखा है, बॉडी की टेम्परेचर नापी है और सबकी बॉडी का टेम्परेचर लगभग सेम ही आता है। तो ये जो ब्लैक बाइल वाले लोग हैं, दे आर नॉट हॉट पर्सनालिटीज एंड दे डोंट हैव फीवर्स।
तो सबकी बॉडी की टेम्परेचर ह्यूमंस की सबकी सेम ही है। तो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज डिस्प्रूव्ड बाय विलियम हार्वे। अब कुछ अब जो हमने देखा कि डिजीज दो टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, तो पहले देखते हैं कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। सबसे पहला आता है बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस में सबसे पहला टाइफॉइड। टाइफाइड कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको पैथोजन बोलेंगे वो है साल्मोनेला टाइफी। आप नाम से ही देख लो, टाइफी, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी कॉजेस टाइफॉइड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है फूड, आपके कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू, और उसके बाद आपके दूसरे ऑर्गन्स में भी पहुंच जाती है ब्लड के थ्रू। इसमें सिम्टम्स क्या क्या हैं? सस्टेन्ड हाई फीवर, लंबे टाइम तक हाई फीवर रहेगा, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक आपका बॉडी का टेम्परेचर रह सकता है। हेडेक, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। अब इसके लिए टेस्ट क्या है? इसके लिए एक टेस्ट है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट कंफर्म करता है कि टाइफाइड है कि नहीं। इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है मैरी मेलोन की। इसको टाइफाइड मैरी का भी निकनेम पड़ गया था क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कुक थी, साथ ही ये एक टाइफाइड कैरियर थी। इनको टाइफाइड था, साथ ही साथ ये जो फूड प्रिपेयर करती थी उसको ये कंटामिनेट कर देती थी इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इनके थ्रू टाइफाइड फैल गया। इसीलिए इनका नाम टाइफाइड मैरी हो गया। तो टाइफाइड के बारे में इतनी बातें जानी आपने। इसके बाद आगे चलते हैं अगले बैक्टीरियल डिजीज जिसका नाम है न्यूमोनिया के ऊपर। इसमें लंग की एल्वियोलाई अफेक्ट होती है। एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है उसके ड्रॉपलेट्स अगर आपके पास आ जाएं या ग्लासेस शेयर करने से या यूटेंसिल्स शेयर करने से ये डिजीज फैलती है। इसके सिम्टम्स हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, फीवर, चिल्स, कॉफ, हेडेक, और जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें लिप्स और फिंगर नेल ग्रे हो जाते हैं, ग्रे या ब्लू हो जाते हैं न्यूमोनिया के अंदर। बैक्टीरियल डिजीजेज में ये दो डिजीजेस थी, टाइफाइड और न्यूमोनिया। उसके बाद हम आते हैं वायरल डिजीजेस के ऊपर, जिसमें आपका सबसे कॉमन है कॉमन कोल्ड। ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, ना कि लंग्स को। तो देखो ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जहाँ पे नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज है यहाँ तक, ये इसको अफेक्ट करता है, ना कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को या लंग्स को। ये 3 से 7 दिन तक रहता है। इसका पैथोजन राइनोवायरस है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन वही इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, जो कि किसी की कॉफ या स्नीज करने से आ जाए, थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, किसी का पेन, बुक, कप, डोर नॉब, कंप्यूटर एसेसरी, ये सब छूने से। अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है उसके ये सब छूने से आपको भी फैल सकता है। इसके सिम्टम्स है नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, होर्सनेस एंड टायर्डनेस। कॉमन कोल्ड के इतने सिम्टम्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज के ऊपर। प्रोटोजोआन इसको कॉज करता है, जिसका नाम है मलेरिया, वेरी कॉमन। इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात कि कॉज करता है प्रोटोजोआन और ये फैलता है मस्किटो के थ्रू। तो मस्किटो इसका कैरियर है, ना कि डिजीज कॉजिंग एजेंट। मस्किटो इसका पैथोजन नहीं है। इसका पैथोजन प्लाज्मोडियम स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। तो ये 3 स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की जो कि कॉज करती हैं, ये तीनों प्रोटोजोआंस हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। सबसे फेटल वाला मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम कॉज करता है, मोस्ट सीरियस मैलिग्नेंट मलेरिया। होता कैसे है ट्रांसमिशन? बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। इसके सिम्टम्स क्या है? हीमोजॉइन का रिलीज। हीमोजॉइन एक टॉक्सिन है जो कि प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है, जिसकी वजह से चिल और हाई फीवर होता है जो कि रिअकरिंग होता है 3 से 4 दिनों में। तो मलेरिया का एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है रिअकरिंग फीवर। अब इसकी इस प्लाज्मोडियम की इस प्रोटोजोआन की हम लाइफ साइकिल को पहले देखते हैं। क्या होता है कि इसके दो होस्ट हैं, ह्यूमन होस्ट एंड मस्कीटो होस्ट। ये क्या होता है, सबसे पहले देखो, कोई मस्कीटो ने किसी ह्यूमन को काटा, अगर उसके पास वो पैरासाइट है। अब मस्कीटो होस्ट में पहले क्या होता है देखो, कि अगर
फीमेल मस्कीटो है, वो कहीं से ब्लड सक कर रही है जिसमें गेमिटोसाइट्स हैं इस प्रोटोजोआन के। उनका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो जाता है मस्कीटो की गट में। उसके बाद ये जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है जिसको स्पोरोजोइट कहते हैं, ये इंटेस्टाइन से निकल करके माइग्रेट कर जाता है मस्कीटो की सैलिवरी ग्लैंड में। तो देखो, इसका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट मस्कीटो की गट में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मोडियम, ये तुम्हारे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट कहाँ पे होता है, तो वो मस्कीटो की गट में होता है। उसके बाद अब ये जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है, ये इंटेस्टाइन से निकल के माइग्रेट कर जाता है सैलिवरी ग्लैंड में। उसके बाद जब ये मच्छर किसी ह्यूमन को काटती है, तो ये जो स्पोरोजोइट हैं, वो ह्यूमन की ब्लड में इंजेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो पैरासाइट है, ये लिवर तक पहुंच जाती है ब्लड के थ्रू। फिर ह्यूमन के लिवर में इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके बाद ये बर्स्ट कर जाती है अपने सेल्स को ब्लड के अंदर। और उसके बाद इसका जो बर्स्ट करना है, आरबीसी को जो ये बर्स्ट करवाती है, वहीं पर ही हीमोजॉइन रिलीज करती है, जिसकी वजह से साइकिल ऑफ फीवर होते हैं और बाकी के सिम्टम्स होते हैं मलेरिया वाले। अब ये अगेन, ये जो बर्स्ट करी तो जिसकी वजह से गेमिटोसाइट्स रिलीज हो गए, जो कि इसका सेक्सुअल स्टेज है आरबीसी में। अब ये देखो, यहाँ पर ह्यूमन होस्ट में इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मस्कीटो में इसका सेक्सुअल। यहाँ पर फीमेल मस्कीटो के पास अगेन उसका गेमिटोसाइट वाला ब्लड आ गया। अगेन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट मस्कीटो के गट में हो गया। तो यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इसका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट कहाँ पे होता है। आप लिखेंगे कि वो मस्कीटो की गट में होता है। उसके बाद फिर ये माइग्रेट करके जाती है मस्कीटो की सैलिवरी ग्लैंड में। उसके बाद ह्यूमंस में कैसे पहुंचती है, स्पोरोजोइट स्टेज में पहुंचती है, ह्यूमन के लिवर में पहुंचती है पहले, वहां पर फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके बाद बर्स्ट करके ब्लड में आती है। ब्लड में आने के बाद आरबीसी बर्स्ट होने के बाद हीमोजॉइन का रिलीज होता है, जिसकी वजह से साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स होते हैं। इतनी बातें हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक और प्रोटोजोन डिजीज पे, जिसका नाम है एमीबियासिस या एमीबिक डिसेंट्री। इसका पैथोजन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू हाउस फ्लाइज होता है, जो इसके मैकेनिकल कैरियर्स हैं। ये ट्रांसमिट करते हैं पैरासाइट को फ्रॉम फीसेस फीकल मैटर टू फूड एंड वाटर। अब यही फूड एंड वाटर कंज्यूम करने से ह्यूमन को एमीबियासिस हो सकती है। इसके सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हेलमिंथिस डिजीज पे। हमारे पास ये हेलमिंथिस डिजीज में सबसे पहला है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस में एस्केरियासिस में इसका पैथोजन है एस्केरिस एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जो कि इंटेस्टिनल पैरासाइट है। पैरासाइट के बारे में हमने क्या जाना था कि होस्ट के अंदर होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है और होस्ट को ही अफेक्ट करता है, होस्ट को ही हर्ट करता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, जो कि इस पैरासाइट के एग के साथ कंटामिनेटेड है। ठीक है। सिम्टम्स क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। दूसरा हेलमिंथिस डिजीज है हमारे पास फाइलेरियासिस, जिसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लेग्स बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, जस्ट लाइक एलिफेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एलिफेंटियासिस। इसका पैथोजन है फाइलेरियल वर्म, जिसका नाम वुचरेरिया है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और वुचरेरिया मलाई। ये दो स्पीशीज हैं जो कि पैथोजन है फॉर दिस डिजीज। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो। मलेरिया में फीमेल एनोफिलीज मस्किटो थी, यहाँ पे फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो है। सिम्टम्स, फाइलेरियल वर्म्स जो हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स में रहती हैं, इसीलिए यूजुअली लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स में। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स में क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देता है, जो कि कई कई सालों तक रहता है। लिम्स और जेनिटल ऑर्गन्स भी सीवियर केसेस में डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फंगल डिजीज के ऊपर। फंगल डिजीज में हमारे पास सबसे पहले है रिंगवर्म्स। इसका पैथोजन है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और इपीडर्मोफाइटॉन। देखो नाम से ही लग रहा है ना, इपीडर्मिस से बना है इपीडर्मोफाइटॉन। तो फंगल डिजीज कहाँ स्किन के ऊपर होती है। इसके तीन
पैथोजेंस है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। ये 3 फंगल स्पीशीज हमको रिंगवॉर्म्स कॉज़ कराती है। ये कहाँ हो सकता है? ग्रोइन में या बिटवीन द टोज एक्सेट्रा। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? ड्राई स्केली लीजन्स ऑन द स्किन, फ्लेकी स्किन हो जाती है, नेल्स में, स्कैल्प में एक्सेट्रा, इंटेंस इचिंग होती है इस केस में। इसका पैथोजन कौन है? वही माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन देखा हमने ऊपर। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है इसका? सॉइल से, या फिर कोई अगर इन्फेक्टेड है उसका टॉवल, उसका कोम, उसके कपड़े, ये सब यूज करने से। हीट और मॉइस्चर के केस में फंगी ग्रो करती है ज्यादा। फंगस के ग्रो के लिए क्या चाहिए था? एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ना, हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए हीट एंड मॉइस्चर जो है इसको ग्रो करने में मदद करती है। इसके बाद अब देखते हैं कि हम लोग ये डिजीजेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन डिजीजेस के कंट्रोल के लिए लाइक प्रिवेंशन या और इनका कंट्रोल, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन के लिए क्या? बॉडी को क्लीन रखना है, और जो खाना पीना, पानी, ये सब साफ रखना है। यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एक्सेट्रा। उसके बाद पब्लिक हाइजीन, यानी कि जो भी कचरा आ रहा है प्रॉपरली उसका डिस्पोजल होना चाहिए। जो एक्सक्रीटा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। साथ ही साथ रेगुलरली साफ सफाई आसपास की होनी चाहिए। जो वाटर बॉडीज हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद कोई भी अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए, या उनके सामानों से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। स्पेशली अगर वो कोई ये कम्युनिकेबल डिजीज है उनको, उस केस में। उसके बाद अगर एयरबॉर्न डिजीज है तो लाइक ऐसे फिजिकली भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन ऑल पब्लिक केटरिंग्स, बाकी भी नॉर्मल जितनी भी पब्लिक हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, बाहर भी, घर घर में भी, घर के बाहर भी। कंट्रोल एंड एलिमिनेट वेक्टर्स, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा तो ये बीमारियां मच्छर फैलाते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग वाटर के स्टैग्नेशन को रोक करके मच्छरों की ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। मच्छर ब्रीड ही नहीं करेंगे तो ज्यादा डिजीज नहीं फैलाएंगे। पानी का जहां पानी अटकता हो वैसी चीजों को नहीं रखेंगे। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, यहाँ पे भी पानी इसमें डालते हैं ना, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि मच्छर के अंडे वहां पर ग्रो करें। साथ ही साथ मच्छरदानी का यूज करना है, मस्कीटो नेट्स। उसके बाद कुछ फिशेस का स्पीशीज है जो कि मच्छरों के लार्वे के ऊपर फीड करता है। जो मच्छर का लार्वा है उसको खाता है, और दैट इज हाउ वो न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि गैम्बूसिया। तो अगर ऐसी कोई फिशेज हैं जैसे कि गैम्बूसिया, इनको अपने पॉन्ड्स में, अगर घर के आसपास पॉन्ड है या जो भी आसपास के पॉन्ड है उसमें इंसर्ट कर देना, उसमें दे देना। जिससे क्या होगा कि ये मच्छर के लार्वे के ऊपर फीड करेगी और मच्छर के लार्वे नहीं बचेंगे। साथ ही साथ आसपास में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना इन डिचेज, ड्रेनेज एंड स्वॉम्प्स। साथ ही साथ दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर वायर मेश लगवा देना। ये प्रिकॉशंस से हम लोग बहुत सारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि मलेरिया, फाइलेरियासिस, डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया, इन जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन, इससे हम बहुत सारी डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे डिजीजेस? जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस। ऐसी बीमारियां, इन सबको हम लोग वैक्सीन के थ्रू और इम्यूनाइजेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रग्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स, ये भी कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस को क्योर करने में मदद करती है। अब देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक लिम्फेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी में। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है। कैसे? रिकॉग्नाइज करके, रिस्पॉन्ड करके और रिमेम्बर करके। किसको रिमेम्बर करके? तो फॉरेन एंटीजेंस को। जो बाहर से जो एंटीजेंस आ रहे हैं उन सबको रिकॉग्नाइज करेगी, उनके खिलाफ रिस्पॉन्ड करेगी, इनको रिमेम्बर करेगी। और इसके बाद ये एलर्जिक रिएक्शन में भी रोल प्ले करती है, ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? इसमें कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं और एंटीबॉडीज हैं। हम्म, तो जो हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम है, इसमें कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स होते हैं जहां पे लिम्फोसाइट की ओरिजिन, मच्यूरेशन और प्रोलिफेरेशन हो जाता है।
लिम्फॉइड ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वैसे मतलब वैसे ऑर्गन है जहां पे लिम्फोसाइट मच्योर और डिफरेंशिएट दोनों ही चीजें होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारे पास दो ऑर्गन्स हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो क्या है? ये जो हमारा बोन है इसके बीच यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये है येलो मैरो। तो ये है हमारा बोन मैरो और यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स मच्योर और डिफरेंशिएट होंगे, यहाँ पे ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स मच्योर और डिफरेंशिएट होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं थाइमस के पास। थाइमस यहाँ एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं बोन मैरो और थाइमस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। बोन मैरो का क्या है? बोन मैरो के अंदर ही सारे ही ब्लड सेल्स बनते हैं। ये साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल है, इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट। अब इसमें से कुछ लिम्फोसाइट्स जो हैं, जो कि बोन मैरो में ही बनते भी हैं और बोन मैरो में ही मच्योर भी होते हैं, तो उनको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। लेकिन कुछ लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनते हैं लेकिन थाइमस में जाकर के मेच्योर होते हैं, उनको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बीच का यही डिफरेंस है। थाइमस थाइमस एक बाइलोब्ड ऑर्गन है जो कि हार्ट के पास मौजूद होता है, यहाँ पर, और ब्रेस्ट बोन के अंदर। इट इज लार्ज ड्यूरिंग बर्थ, लेकिन धीरे धीरे इसका साइज छोटा हो जाता है और प्यूबर्टी आते आते इसकी साइज बहुत ही छोटी हो जाती है। इमेच्योर ट्री लिम्फोसाइट बोन मैरो से इधर माइग्रेट कर जाते हैं थाइमस में और यहाँ पर मेच्योर होते हैं। इसीलिए जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही बना, देखो, सारे ही लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन जो है, सारे ही लिम्फोसाइट्स का साइट ऑफ फॉर्मेशन तो बोन मैरो ही रहेगा। लेकिन इसमें से कुछ मैच्योर भी बोन मैरो में ही होंगे, वैसे लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स होंगे। और कुछ जो है, जो बन तो रहे हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन उनका बोन मैरो है, लेकिन मेच्योरेशन से पहले इमैच्योर स्टेज में ही थाइमस में आ जाते हैं, तो वैसे लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सारे ही लिम्फोसाइट्स, इनका क्या साइट ऑफ फॉर्मेशन, ये तो बोन मैरो ही है, लेकिन अब मेच्योरेशन का जो प्रोसेस है, कुछ का बोन मैरो में होगा और कुछ का थाइमस में। तो जिसका बोन मैरो में मेच्योरेशन होगा वो बी लिम्फोसाइट और जिसका थाइमस में वो टी लिम्फोसाइट। ठीक है, इतनी बातें थी बोन मैरो और थाइमस के बारे में। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के पास। तो जो ऑर्गन्स जिनमें मेच्योर्ड लिम्फोसाइट जो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से मेच्योरेशन के बाद मूव कर जाए, उनको कहते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यहाँ पर आकर के ये एंटीजेंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट विद एंटीजेंस, और उसके बाद प्रोलिफरेट करके इफेक्टर सेल बन जाते हैं। तो वही लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, यहाँ पर आते हैं, एंटीजन से इंटरैक्ट करते हैं और इफेक्टर सेल बन जाते हैं। एग्जाम्पल, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। इसके बाद टॉन्सिल्स एंड पियर पैचेस भी। तो यहाँ पर देखो, नॉर्मल टॉन्सिल्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे अगर इन्फ्लेम्ड है, अगर यहाँ पर एंटीजन आया तो टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इफेक्टर सेल बन गया, हमारा लिम्फोसाइट, उसने यहाँ पे एक्ट किया है। अगेन पियर पैचेस, ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं और भी बातें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में, कि यहाँ पर देखो, अपेंडिक्स में भी, अपेंडिक्स भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। पियर्स पैचेस के बाद एक मॉल्ट होता है, इसका भी फुल फॉर्म आपके बहुत बार आ जाता है PYQs में, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। अब अब यहाँ पे देखो, स्प्लीन के बारे में एक बात कही गई है। ये स्प्लीन जो है एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, जो कि यहाँ पे तुम्हारी स्टमक के पास है। इसमें लिम्फोसाइट और फेगोसाइट्स होते हैं। ये जो आरबीसी जो वॉर्न आउट हो गए हैं उनको, या फिर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं उनको ब्लड से हटाता है।
ये रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स है फीटस में। अब लिम्फ नोड के बारे में बात करते हैं। लिम्फ नोड ये लिम्फेटिक सिस्टम में मिलता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करते हैं और बाकी एंटीजेंस को भी, जो बाहर से आए उन एंटीजेंस को, जो एंटीजन ट्रैप हो गए वो लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं और उसकी ही वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। मॉल्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बात। मॉल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो है, ये रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स के लाइनिंग पे मौजूद होता है। ये लिम्फोइड टिश्यू का लगभग 50% है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मॉल्ट कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है लिम्फोइड टिश्यू का? 50%। मॉल्ट का फुल फॉर्म। और एक ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी होती है। पहली इन्नेट, जिसको इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं, और दूसरी एक्वायर्ड, जो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी लोग गेन करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रोवाइड करती है टाइम ऑफ बर्थ के दौरान। इसमें 4 तरह के बैरियर्स आते हैं हमारे पास। फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेल्यूलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स। इन चारों बैरियर्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो जो ये बैरियर है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देती है। जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, स्किन। सलाइवा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स रखती है, टीयर्स में एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं। स्किन में ये पैथोजन की एंट्री को रोकती है। म्यूकस लाइनिंग डर्ट और माइक्रोब्स को ट्रैप करता है। गैस्ट्रिक HCl एकदम लो पीएच रखता है, जिसकी वजह से पैथोजन किल हो जाते हैं। गुड गट बैक्टीरिया, जो कि बैड बैक्टीरियाज को किल करती है। तो अब देखते हैं फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस लाइनिंग है। अगेन स्किन फॉरेन बॉडी की एंट्री को रोकती है, और म्यूकस कोटिंग जो है, ये रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के पास होती है उसकी लाइनिंग पे, और माइक्रोब्स को ट्रैप करती है। दूसरी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ये भी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करती है। गैस्ट्रिक HCl, सलाइवा और टीयर, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। उसके बाद सेलुलर बैरियर है। सेलुलर बैरियर में हमारे पास फेगोसाइट्स आ जाते हैं, जो बाहर से आई हुई सेल को खा जाएंगे, जैसे कि WBC सोल्जर की तरह काम करता है ना। एग्जाम्पल इसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है, जिसको PMNL कहते हैं। इसको भी याद रख लेना, PMNL का फुल फॉर्म क्या होता है। मोनोसाइट है और नेचुरल किलर लिम्फोसाइट है। साथ ही साथ मैक्रोफेजेस, ये सारे बाहर से आने वाले सेल्स को खा जाते हैं। देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल और मैक्रोफेजेस। उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स में क्या आता है कि वायरस जिन सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, वो एक साइटोकिन नाम का प्रोटीन रिलीज करते हैं, जिसका नाम है इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन क्या करती है? ये इंटरफेरॉन मैसेजेस भेजती है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को, मतलब वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ये यहाँ पर इसको मान लो इन्फेक्ट कर दिया किसी वायरस ने, तो ये यहाँ से इंटरफेरॉन्स रिलीज करके इस नॉर्मल सेल को बता रही है कि आई एम इन्फेक्टेड, तुम बच लो। इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ये डेवलप की जाती है इम्यूनिटी अपनी लाइफ टाइम के दौरान। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। जब पहला इनकाउंटर होता है किसी भी पैथोजन से, तो बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स करती है लो इंटेंसिटी में। उसके बाद जब सेकेंड एनकाउंटर होता है सेम पैथोजन से, तो बॉडी प्रिपेयर्ड होती है ऑलरेडी। तो वो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, जिसको एनामेनिस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, ये हाई इंटेंसिटी की होती है। एनामेनिस्टिक रिस्पॉन्स क्यों कहते हैं? एमनीशिया, एमनीशिया क्या होता है? भूल जाने की बीमारी। और यहाँ पे क्या एन लगा हुआ है पहले एमनीशिया से। एमनीशिया अगर होगा तो उसको एमनेस्टिक कहेंगे, और अगर एमनीशिया नहीं होगा तो एनामेनिस्टिक कहेंगे। तो जो सेकेंड एनकाउंटर है, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई पैथोजन आया, तो बॉडी ने उसको लाइक चाहा कि इसको मैं किल कर दूं, तो बॉडी ने एक प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट किया। अब ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, ये इसकी इंटेंसिटी बहुत लो होती है, क्योंकि ऐसा मान सकते हैं ना कि पहली बार कोई पैथोजन आया था, हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी। अब क्या है कि इस बार तो बॉडी ने इसके साथ लड़ाई कर ली, तो बॉडी को याद हो गया इस पैथोजन के बारे में।
अब यही पैथोजन अगर दोबारा आता है तो बॉडी इसको भूलेगी नहीं, बॉडी को याद रहेगा। तब बॉडी रिलीज करती है, तब बॉडी शो करती है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अब ये जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स आता है ये वेरी हाई इंटेंसिटी का आता है, इसीलिए इस सेकेंडरी रेस्पॉन्स को एदामिनिस्टिक रेस्पॉन्स कहते हैं। तो हो सकता है आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ के फॉर्म में बहुत अच्छे से दे रखा है इन्होंने। इनिशियल एक्सपोजर हुआ, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आया। अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जैसे सेकेंडरी एक्सपोजर हुआ, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स वेरी हाई इंटेंसिटी का, ये लो इंटेंसिटी का आया था। आगे चलते हैं। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होते कैसे हैं? तो ये हमारे बी लिम्फोसाइट्स जिनको बी सेल्स कहेंगे और टी लिम्फोसाइट्स जिनको टी सेल कहेंगे, इनकी मदद से होता है। बी लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज क्या है? अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है एंटीजन और एंटीबॉडी में। एंटीजन क्या है? एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करने के लिए आया है, जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कराने के लिए आया है। और एंटीबॉडी क्या है? हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। बी लिम्फोसाइट इसको बनाती है एंटीबॉडीज जो कि पैथोजन से फाइट करेगी। तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ फाइट करेगी। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच की इस डिफरेंस को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज क्या है? ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो एंटीजेंस के साथ फाइट करते हैं, पैथोजेंस के साथ फाइट करते हैं। अब टी लिम्फोसाइट क्या करेगी? बी सेल की मदद करेगी एंटीबॉडीज बनाने में। अब देखो ये जो एंटीजन है ये बाइंड करता है बी सेल के साथ। अभी जो हेल्पर टी सेल है ये केमिकल सिग्नल देता है, अब इससे क्या होता है? ये प्लाज्मा सेल बन जाता है और ये एंटीबॉडीज रिलीज करती है। ये एंटीबॉडीज एंटीजन को किल कर देंगे। अब देखो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 2 लाइट चेन होता है और 2 हेवी चेन होता है, इसीलिए इसको H2L2 स्ट्रक्चर बोलते हैं। 2 हेवी और 2 लाइट। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज कितने हमारे पास? IgA, IgG, IgM और IgE और IgD। ऐसा क्यों? इम्यूनोग्लोब्युलिन का चेन है ये इम्यूनोग्लोब्युलिन चेन है, इसीलिए IG बोलते हैं। और ये 5 टाइप का है, IgE, IgA, IgG, IgM और IgD। इसको आप MEGAD से याद रख सकते हैं। IgM, IgE, IgG, IgA और IgD, ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं आपकी बॉडी में। यहाँ पर देखो 2 हेवी चेन है और 2 लाइट चेन्स हैं, ठीक है। ये छोटे वाले लाइट चेन्स हैं, 2 बड़े वाले हेवी चेन हैं। इनके बॉडी में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं और डाइसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से ये आपस में बॉन्डेड होते हैं। ये IgG का स्ट्रक्चर है, E का, D का, M का और A का। अब देखते हैं टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस। 2 तरह के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं बॉडी में। पहला ह्यूमोरल या इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहला एंटीबॉडी मीडिएटेड, इसीलिए इसको AMI भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है सेल मीडिएटेड जिसको CMI कहते हैं। तो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप का है, EMI और CMI। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, डिफरेंस बिटवीन AMI एंड CMI। तो आपको एक चार्ट जैसा बना के लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स के बारे में डिटेल में। ये रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज द्वारा मीडिएटेड होती है। अच्छा, एंटीबॉडीज तो ब्लड प्लाज्मा में मिलती हैं। अब सिंस ब्लड प्लाज्मा में मिलती है इसीलिए इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब सपोज कोई वायरस आया तो यहाँ पर एंटीबॉडीज चारों तरफ से इसके ऊपर बाइंड कर जाएंगी। अब ये क्या है? इसकी वजह से क्या होगा? ये वायरस आया तो शरीर में, लेकिन ये हमारे सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी और हमारा जो सेल है ये अनइन्फेक्टेड रह जाएगा। अब क्या है? ये जो वायरस है ये टैग्ड हो गया, इसके चारों तरफ एंटीबॉडीज लग गई हैं, तो न्यूट्रोफिल आएगा और इसको किल कर देगा। तो दिस इज हाउ ये एंटीबॉडीज किसी भी बाहर के सेल को किल कर देती हैं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या जिसको CMI बोलते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट शुरू करती है। अब इसमें क्या होता है?
बॉडी क्या है कि डिफरेंशिएट कर पाती है सेल्फ और नॉन सेल्फ में। इसकी ही वजह से ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है यही कॉज करती है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन कैसे? अगर किसी को ऑर्गन की ज़रूरत है और ग्राफ्ट कर दिया हमने विदाउट एनी प्रॉपर मैचिंग, तो उस केस में ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो जाएगा, उसमें वो हमारा सेल नहीं है और ये हमारा सेल है। ये बॉडी जो डिफरेंशिएट कर पाती है इसकी ही वजह से कर पाती है। टी सेल क्या करती है? कॉन्टैक्ट करती है और ग्रेन्यूल्स रिलीज करती है। अब देखो यहाँ पे ये वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल है, यहाँ पे वायरस पार्टिकल्स है इसके अंदर। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल आया, ग्रेन्यूल्स जो है अपने ये सेल को इंड्यूस करती हैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे, और वायरस क्या है कि उसके बाद रेप्लिकेट नहीं कर पाता। अब यहाँ पर हम आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। अब देखो यहाँ पे जैसे ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात आई, तो अब यहाँ पे आते हैं टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ग्राफ या ट्रांसप्लांट से पहले। तो और अगर मान लो पूरा पूरा टिश्यू मैचिंग भी हो गया, ब्लड ग्रुप मैचिंग भी हो गया, उसके बाद भी अगर किसी के अंदर ट्रांसप्लांट हुआ है, तब भी उस पेशेंट को पूरी लाइफ इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ लेनी होती हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ओ ब्लड ग्रुप, चार ही तो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ओ, ए, बी और ए बी। तो इनके में ब्लड डोनर कौन कौन हो सकता है? ओ के केस में सिर्फ ओ हो सकता है इसका ब्लड डोनर। ए की केस में ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। बी की केस में ओ हो सकता है और बी हो सकता है। ए बी के केस में चारों ही होते हैं। अब आते हैं हम लोग अक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर। दो तरह की इम्यूनिटीज देखी हमने, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी वैसी इम्यूनिटी है जिसमें होस्ट के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं जब होस्ट को एंटीजन से एक्सपोजर होता है। मतलब एंटीजन से एक्सपोजर होने के बाद जो एंटीबॉडीज बने, उस इम्यूनिटी को अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है। ये दो वेज से होता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन अगर माइक्रोब से हो रहा है उसके दौरान हमारी बॉडी में डेवलप होता है, और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है माइक्रोब्स को इंजेक्ट करने से होता है। कैसे? इम्यूनाइजेशन में, जैसे वैक्सीन्स लेते हैं तब। वैक्सीनेशन ही इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, दोनों सेम ही बात है। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी कैसी है? इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज को डायरेक्टली बॉडी में डाल देते हैं। ये भी दो टाइप का है, इसमें भी नेचुरल पैसिव है और आर्टिफिशियल पैसिव है। अब देखो यहाँ पर एंटीबॉडीज जैसे कि आईजीजी जो मदर की प्लेसेंटा से फीटस में आती है, और आईजीए जो मदर की मिल्क में कोलोस्ट्रम से इन्फेंट में आता है। तो दो याद रख लेना है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में, आईजीजी और आईजीए। याद रखना है आईजीजी प्लेसेंटा से फीटस में आता है और आईजीए मिल्क से इन्फेंट में आता है। उसके बाद आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जांपल है एंटी टेटनस सीरम, एटीएस भी बोलते हैं इसको। इतने सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इसके बाद इम्यूनाइजेशन कैसे काम करता है, कैसे काम होता है इसका? ये मेमोरी बेस्ड है, ये भी मेमोरी के ही बेसिस पे काम करेगा। इसके भी दो टाइप हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं, इसमें क्या होगा, एक वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है जिसमें एंटीजेनिक प्रोटीन होता है उसी पैथोजन का, जिस पैथोजन के लिए हम बना रहे हैं वैक्सीन, उसी पैथोजन के एंटीजेनिक प्रोटीन्स लिए जाते हैं या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस लिए जाते हैं और इसको होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, एंटीबॉडीज डेवलप कर गई बॉडी में। अब ये तो प्राइमरी रिस्पॉन्स था, तो ये हल्का सा होगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स बहुत स्लो, बहुत छोटा सा, लो इंटेंसिटी का होगा। फिर अब ये तो हमने क्या किया है, ये तो हमने अपने मन से करा है ना। अब जब अगली बार एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, इस बार एंटीबॉडीज जो है एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज कर देंगी। बहुत हाई लेवल का यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा। अब आते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में थोड़ी और बात। वैक्सीन के अंदर मेमोरी बी और टी सेल जनरेट होती हैं। ये पैथोजन को तुरंत पहचान लेता है। एग्जाम्पल, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डिप्थीरिया वैक्सीन एक्सेट्रा। इन सब में लगभग इन सब में ही किल्ड एंटीजेंस ही होते हैं जिनको बॉडी में दिया जाता है। वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट। इतनी बातें थी जिनको आपको याद रखना है। अब देखते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में।
ये एक डायरेक्ट इंजेक्शन है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का या एंटीटॉक्सिन्स का। ये क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के केस में यूज होता है, जैसे कि टेटनस में और स्नेक वेनॉम के केस में। अब आते हैं हम लोग एलर्जी के ऊपर। एलर्जी के बारे में जानते हैं। एलर्जी क्या है? इट इज द एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सम एंटीजेंस। कुछ एंटीजेंस के आने से बॉडी का जो एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स है, उसको ही हम एलर्जी कहते हैं। ये आपको नॉर्मल भी दिख जाएगा। आसपास में काफी चीजों से हमें भी एलर्जी हो सकती है। नॉर्मल जैसे पॉलन से, हमने उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पे एलर्जिन किसको कहते हैं? एलर्जिन वो सब्सटेंस है जो एलर्जी कराए, जैसे कि माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डैंडर, फर एक्सेट्रा। ये सब चीजें जो हैं, ये हमें एलर्जी कराती हैं। और जितने भी एलर्जेंस हैं, वो आईजीई टाइप के होते हैं। तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है। इन सब के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। आईजीई क्या करती है? वो मास्ट सेल से बाइंड करती है और केमिकल्स रिलीज करती है, जैसे कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हमें आते हैं, जैसे कि स्नीजिंग, स्किन पे रैशेज हो जाना। ये पॉलन, डस्ट माइट, कैट के फर या कोई भी पेट के फर से हो सकता है। अब देखो इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग, स्किन रैशेस एक्सेट्रा। अब देखना है कि एलर्जी का कॉज क्या है। अब एलर्जी की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें तो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि एलर्जी हो किस वजह से रहा है। तो उस केस में पेशेंट को पहले जो कुछ भी, लाइक जो प्रोबेबिलिटी है कि इस वजह से हो सकता है, उन सबको इंजेक्ट करके देखा जाता है, बहुत छोटे छोटे डोजेस में। जो भी पॉसिबल एलर्जेंस हो सकते हैं, कि हो सकता है कि इसको इस चीज से एलर्जी होती हो, तो जिन पे भी हमको शक होगा, उसका बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत छोटे छोटे डोजेस में इंजेक्ट करेंगे और रिएक्शन की स्टडी की जाती है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? जैसे कि एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स, इनको दिया जाता है ताकि जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं, ये रिड्यूस हो जाए। अस्थमा, अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि एलर्जी की वजह से होती है। मॉडर्न डे लाइफस्टाइल की वजह से इम्यूनिटी की लोअरिंग बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और एलर्जेंस के प्रति ज़्यादा सेंसिटिविटी देखी जा रही है। मेट्रो सिटीज़ के बहुत सारे बच्चे बहुत सारी एलर्जीज से सफ़र करते हैं, अस्थमा से सफ़र करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, जो अर्ली लाइफ में बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है, बाहर पोल्यूशन में वो नहीं रहते या बाहर की लाइफ से उनको बहुत ज़्यादा बचा के रखा जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं हो पाती और एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है और एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। ऐसे लोग एलर्जी से बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जो कि है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जिसकी वजह से हम अपने सेल, सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल्स में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ जेनेटिक या अदर अननोन रीजंस की वजह से बॉडी अपने ही सेल को फॉरेन सेल समझ के उनको अटैक करने लग जाती है। इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ये अपने ही सेल्स से इम्यून होने लगती है, ऑटो इम्यून डिजीज। इसके एग्जाम्पल में रिमोटाइड अर्थराइटिस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करने लगती है। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एड्स के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम किसको कहते हैं? सिंड्रोम तब कहते हैं जब एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस, कभी किसी सिचुएशन में ग्रुप ऑफ डिजीजेस अपीयर करें, तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। एड्स जो है, ये इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी है। ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी। और सिंड्रोम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे सिम्टम्स जब एक साथ देखने को मिले, तो उस केस में उसको सिंड्रोम का नाम देते हैं। ये एचआईवी की वजह से होता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी। ये रेट्रोवायरस के अंदर आता है। एचआईवी इज अ रेट्रोवायरस विथ आरएनए जीनोम।
एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अमेरिका इन 1981। 1981 में पहला केस मिला था एड्स का। पिछले 25 सालों में लगभग 25 मिलियन लोग एड्स की वजह से मारे गए हैं। इसका ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है? इसका ट्रांसमिशन हो सकता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, या ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, या फिर शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, या फिर इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड को थ्रू उनके प्लेसेंटा। अच्छा, कौन से लोग ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं फॉर गेटिंग एचआईवी? जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, जिनको लगभग बहुत बार रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, या जो ड्रग एडिक्ट्स जो कि वेन्स में नीडल्स के थ्रू ड्रग लेते हैं, तो शेयरिंग ऑफ नीडल्स से भी होता है। और साथ ही साथ वैसे बच्चे जिनकी मदर एचआईवी इन्फेक्टेड होती है, तो उनके अंदर भी प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि एचआईवी सिर्फ छूने से या हल्के फुल्के फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। ये तभी फैलता है जब बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज होते हैं। एक टाइम लैग होता है इन्फेक्ट होने में और उसके सिम्टम्स शो होने में, लगभग 5 से 10 साल का। अब जानते हैं रेट्रोवायरस के बारे में। रेट्रोवायरस कैसे रेप्लिकेट करती है? अब जैसे ये रेट्रोवायरस है, इसके बाहर एक वायरल प्रोटीन कोट है और इसका ये आरएनए कोड है। ये वायरल जो है नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करती है, सेल में आई। अब ये जो वायरल डीएनए है, ये प्रोड्यूस की जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा। वायरल डीएनए पहले होस्ट जीनोम के अंदर गई। अब ये नया वायरल आरएनए बन गया और नए वायरसेस प्रोड्यूस हो गए। तो अब एनिमल सेल में ये जो नए नए वायरस प्रोड्यूस हुए, ये और भी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो एक रेट्रोवायरस अंदर आकर के एक सेल को इन्फेक्ट करके मल्टीपल कॉपीज बना के फर्दर ढेर सारे सेल्स को इन्फेक्ट करता है। ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस की अब लाइफ साइकिल देखते हैं। एचआईवी पहले बॉडी में एंटर करती है। मैक्रोफेजेस के सामने ये एचआईवी की फैक्ट्री। मैक्रोफेजेस क्या है? एचआईवी की फैक्ट्री की तरह काम करती है। उसके बाद आरएनए जो है ये पहले रेप्लिकेट करती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में वायरल डीएनए के मदद से। अब वायरल डीएनए जो है ये होस्ट डीएनए के अंदर चला गया। इन्फेक्टेड सेल जो है वे नए वायरल पार्टिकल्स बना रही है। ये एचआईवी हेल्पर टी सेल्स को के अंदर इंटर करती है। टीएच सेल जिनको कहते हैं हेल्पर टी सेल। अब यहाँ पर ये रेप्लिकेट करती है, अपने नए प्रोजेनी वायरसेस बनाती है और भी हेल्पर टी सेल्स को अटैक करती है। फर्दर टी सेल्स को डिक्रीज कर देती है। तो एड्स के केस में टी सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं? इसमें क्या होता है, फीवर, डायरिया और वेट लॉस देखने को मिलता है। हेल्पर टी सेल्स सिंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसीलिए इस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगी और पैरासाइट, इन सब का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ देखने को मिलने लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिंड्रोम कहा जाता है। उसके बाद इसकी डायग्नोसिस एलिसा टेस्ट के थ्रू होती है। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? एंटीवायरल ड्रग्स दे करके। एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं ये पार्शियली इफेक्टिव हैं। ये क्योर नहीं कर सकते हैं, ये पेशेंट की लाइफ को सिर्फ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो एड्स के केस में क्योर कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन ही एक एकमात्र उपाय है कि प्रिवेंट किया जाए ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? लोगों को एड्स के बारे में एजुकेट करके, ताकि लोग प्रिकॉशंस लेके रखें। यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस, ताकि नीडल शेयर ना करना पड़े। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, ताकि इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के बाद एड्स इन्फेक्शन ना हो जाए। मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम एचआईवी। प्रॉपर डेटा एनालिसिस के बाद ही इवन हर डोनर का पहले उसका मेडिकल हिस्ट्री देख लेना चाहिए। उसके बाद इसी वे में ब्लड बैंक्स सेफ हो पाएंगे एचआईवी से। रेगुलर चेकअप्स, अवॉइडिंग सॉरी एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, दैट इज यूजेस ऑफ कॉन्डम्स। देन कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज नहीं होगा तो नीडल्स एंड सिरिंजेस ऐसे एक्सचेंज नहीं होंगे, तो उससे भी काफ़ी कम हो जाएगा। प्रिवेंशन के ये सारे तरीके थे। अब हम लोग देखते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर एक एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स की वजह से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल जैसे सेल में सेल डिवीजन होता है,
तो यहाँ पे सेल का डिवीजन तो होता है लेकिन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट जो होता है वो टूट जाता है। हमारी बॉडी में क्या है कि सेल टू सेल कॉन्टैक्ट है जिसकी वजह से सेल कंट्रोल्ड वे में डिवीजन करती है। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है कि सेल टू सेल कॉन्टैक्ट टूट जाता है और अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से सेल का मासेस बनने लगता है जिसको ट्यूमर का नाम देते हैं। तो एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, इसी को कहा जाता है कैंसर। ये जो नॉर्मल सेल्स हैं ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो ये जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है उस केस में क्या होता है, कंट्रोल्ड मैनर में सेल डिवीजन होता है। लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती और वो ट्यूमर्स बनाने लगते हैं क्योंकि उनके अंदर अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। तो दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन जहां ओरिजिन हुआ वहीं रहता है, दूसरे पार्ट्स में नहीं फैलता और इससे डैमेज बहुत कम होता है। जैसे देखो ये एक नॉर्मल तुम्हारा डक्ट है, अब यहाँ पे ट्यूमर्स बन गए और ये यहीं पे रहेगा, यहाँ से जाएगा नहीं। तो ये बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता, थोड़ा सा ही डैमेज करता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो यहाँ से जाकर के अलग अलग पार्ट्स में भी जाने लगता है, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, एक मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल है जिसको नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल कहते हैं, जो कि रैपिडली ग्रो करती है, इन्वेड करने लगती है और सराउंडिंग को डैमेज करने लगती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव डिवीजन होता है, इसीलिए नॉर्मल सेल्स को स्टार्व कर देते हैं, सारा न्यूट्रिशन यही ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो सेल है जो ट्यूमर की वजह से स्लाउड किए गए हैं वो अलग अलग साइट्स पे पहुंच जाते हैं ब्लड से, जहाँ पे नया नया ट्यूमर बना लेते हैं और इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है जो कि इसको फेटल बनाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कैंसर किन रीजन से होता है। तो वो कार्सिनोजेन वैसी चीजों को कहा जाता है जो कैंसर कॉज करते हैं। कार्सिनोजेन तीन तरह के हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट्स में आते हैं सबसे पहले आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरे एंड गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग में जैसे कि यूवी, टोबैको स्मोक, ये आ जाता है केमिकल एजेंट में। टोबैको स्मोक की वजह से कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, मेजरली लंग कैंसर। विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, इन ये सब केमिकल एजेंट्स हैं जो कैंसर कॉजिंग है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में है ऑन्कोजेनिक वायरसेस, कुछ वायरसेस हैं जो कैंसर कॉजिंग है जिनको ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहा जाता है। सेलुलर ऑन्कोजीन्स जिनको सी ऑन्क कहा जाता है या प्रोटो ऑन्कोजीन्स। व्हेन सी ऑन्क इन नॉर्मल सेल इज एक्टिवेटेड द सेल बिकम्स ऑन्कोजेनिक। ठीक है, इसके बाद कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोसिस। तो सबसे पहले बायोप्सी करते हैं, उसके बाद इमेजिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, एंटीबॉडीज की यूज करते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स कुछ यूज करते हैं। इनको देखते हैं हम डिटेल में। तो बायोप्सी में क्या होता है, जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है जहां पर लग रहा है कि ट्यूमर है शायद जो कैंसरस हो सकता है, उसमें से छोटा सा पीस काटते हैं, बहुत पतला सा पीस काटते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कह सकते हैं। हिस्टो क्योंकि टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, पैथोलॉजिकल स्टडीज। लुकीमिया के केस में बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज दोनों ही की जाती हैं। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, सेल काउंट्स लाइक ये सेल काउंट्स को देखने के लिए। ये बोन मैरो का कोर बायोप्सी है। उसके बाद इमेजिंग टेक्निक्स यूज करते हैं जैसे कि रेडियोग्राफी, इसमें एक्सरे का यूज करते हैं, साथ ही साथ सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। इसमें एक्सरे का यूज करके 3D इमेज जनरेट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल्स का। फिर एमआरआई करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करके पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखा जाता है उस लिविंग टिश्यू में, और उस चेंजेस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो जो ट्यूमर है वो कैंसरस है या नहीं है। उसके बाद एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक यूज की जाती है टू डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स। सच इंडिविजुअल शुड अवॉइड कार्सिनोजेंस जैसे कि टोबैको स्मोक। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी,
इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी। ट्यूमर सेल, इसमें रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल को इरेडिएट किया जाता है लीथली, उसके आसपास के सेल्स को बिना डैमेज किए। और कीमोथेरेपी, इसमें कुछ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग का यूज़ किया जाता है। कई सारे कीमोथेरेपी में यूज़ किए जाने वाले ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस, एनीमिया। उसके बाद इम्यूनोथेरेपी, पेशेंट्स को पहले बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स दिए जाते हैं, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है। और लास्ट में एक सर्जरी। ज़्यादातर कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है कॉम्बिनेशन से, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से। अब हम लोग आ जाते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के ऊपर। कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड। ये 3 कैटेगरीज हैं जिनके ड्रग्स ज़्यादातर ड्रग अब्यूज में यूज होते हैं। ओपियोइड्स कैसे हैं? ओपियोइड्स ये स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर में बाइंड करते हैं, जो कि हमारे सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। एग्जाम्पल मॉर्फिन, हेरोइन और ब्राउन शुगर। मॉर्फिन जो है वो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है। पॉपी प्लांट, जिसका नाम पेपेवर सोम्निफेरम है, ये एक सेडेटिव है और पेन किलर है, और ये सर्जरी में यूज किया जाता है। तो अगर डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में यूज किया जाए तो ये मेडिसिन की तरह काम करता है, और अगर नहीं, अगर उससे ज्यादा यूज किया जाए तो उसको ड्रग अब्यूज कह देते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हेरोइन, जिसको स्मैक या डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। ये एक वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। देखो इसका नाम ही है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, 2 एसिटाइल ग्रुप लगेंगे मॉर्फिन के ऊपर। यहाँ पे देखो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन है। उसके बाद इट इज टेकन बाय स्नॉर्टिंग और इंजेक्शन। इट इज डिप्रेसेंट एंड शो स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस। उसके बाद है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, और ये इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सटाइवा के इनफ्लोरेसेंस से लिया जाता है। इसको हेम्प प्लांट भी कहते हैं। फ्लावर की टॉप में, टॉप से, लीव से और रेजिन से, इन तीनों का यूज करके प्रोड्यूस करते हैं मरिजुआना, हशीश, चरस या गांजा। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। कैनाबिनॉइड्स काफी स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा भी अब्यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है कोका एल्कलॉइड और कोकीन। इसको ही कोक या क्रैक भी कहते हैं। ये एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ये हमारे डोपामीन रिसेप्टर के साथ इंटरफेयर करता है। ये यूजुअली स्नॉट किया जाता है। ये हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है और हमें एक यूफोरिया या इंक्रीज्ड एनर्जी, हैप्पी फीलिंग देता है, जिसको यूफोरिया कहते हैं, और इंक्रीज्ड एनर्जी की फीलिंग देता है। इसका एक्सेसिव डोसेज अगर किया जाए तो हैलुसिनेशंस होने लगते हैं, यानी अजीब अजीब चीजें देखने दिखने लगती हैं, जो कि रियल में है भी नहीं। कुछ प्लांट्स हैं जिनको हेलुसिनोजेनिक प्लांट कहा जाता है, एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। कुछ ड्रग्स जैसे कि बार्बिचुरेट्स, एम्फीटामाइंस और बेंजोडाइजापीन्स, ये सारे मेडिसिन की तरह यूज किए जाते हैं मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में, जैसे कि डिप्रेशन और इंसोम्निया। लेकिन कई बार इनका अब्यूज ऐसे रिपोर्ट किया जाता है। कई बार लोग इसका अब्यूज करने लगते हैं, मतलब प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा लेकर के, जिसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस में कमी आने लगती है, इम्पेयरमेंट होने लगता है, और इसी को ड्रग अब्यूज कह देते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्मोकिंग है, जो कि अब्यूज में ही आता है। स्मोकिंग टोबैको की जाती है, जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा लगभग 400 सालों से यूज किया जा रहा है। ये स्मोक किया जाता है, च्यू किया जाता है, साथ ही साथ स्नफ की तरह भी यूज किया जाता है। इसमें कई सारे केमिकल सब्सटेंस हैं, जैसे कि निकोटीन है। निकोटीन एक अल्कलॉइड है जो कि एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हाई बीपी और हार्ट रेट बढ़ जाता है। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, थ्रोट कैंसर, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज और गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। टोबैको चबाने से ओरल कैंसर होता है। स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग से सीओ कंटेंट ब्लड में बढ़ जाता है,
जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है। इतनी चीज़ें जानने के बाद हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, जिसका नाम है एडोलेसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जब एक चाइल्ड मैच्योर होने लगता है और एडल्ट बनने लगता है। तो एक तरह से कह सकते हैं एडोलेसेंस पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो कि ब्रिज की तरह काम करता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। अ पीरियड ऑफ 12 टू 18 ईयर्स ऑफ एज, ये एक बहुत ही वल्नरेबल फेज होता है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से। अब देखो, ड्रग और अल्कोहल का यूज एडोलेसेंस में क्यों होता है। सबसे पहली बात, इस एज में उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है, एक्सपेरिमेंटेशन की क्यूरियोसिटी होती है। दे फील द नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट या टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स। सिंस चाइल्डहुड से अभी ये एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम्स आती हैं उससे एस्केप करने के लिए। स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, वो एकेडमिक्स के केस में हो या एग्जाम के टाइम पर हो, टेलीविजन देख करके टेलीविजन पे ऐसा कोई ऐड देख लिया जिसमें ड्रग या अल्कोहल दिखाया गया, या मूवीज या न्यूज़पेपर या इंटरनेट, इन सब चीज़ों से उनको पता चलता है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। उसके बाद अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर, इन सभी केसेस की वजह से एडोलेसेंट्स में ड्रग या अल्कोहल का यूज देखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एडिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से, इन सभी ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ से क्या होता है, इन सभी चीज़ों को कंज़्यूम करने से यूफ़ोरिया फ़ील होता है। यूफ़ोरिया क्या है? एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग है, टेम्पररी हैप्पीनेस है। तो ये आती है ड्रग और अल्कोहल से, और इसीलिए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है, जिसको एडिक्शन कहते हैं। अगर रिपीटेड यूज़ किया जाए ड्रग का, तो इनके रिसेप्टर्स जो हैं, उनकी टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगी। इसीलिए रिसेप्टर जो है फिर धीरे-धीरे सिर्फ़ हायर डोज़ेज़ से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और एडिक्शन और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। डिपेंडेंस किसको कहेंगे अब? डिपेंडेंस, अब बॉडी का एक ऐसा टेंडेंसी, जब अगर उसको अल्कोहल या ड्रग ना मिले, तो उसके बाद वो विड्रॉल सिम्पटम शो करने लगे। विड्रॉल सिम्पटम क्या होता है? बहुत ही अनप्लेजेंट बिहेवियर हो जाता है। अगर उसको रेगुलर डोज ऑफ ड्रग या अल्कोहल ना मिले, डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, तो बॉडी फिर बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करती है, बॉडी नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करती है। इसको ही विड्रॉल सिम्पटम कहते हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, शेकीनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग होने लगता है। और डिपेंडेंस जो है, जिसकी वजह से सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब क्या क्या इफेक्ट और हो सकता है ड्रग या अल्कोहल अब्यूज का? रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस, कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर या हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमरेज। ड्रग्स मिक्स्ड विथ अल्कोहल में कॉज डेथ, डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लिवर सिरहोसिस, इन सब बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक स्टीलिंग एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। तो इतने सारे इफेक्ट्स हैं ड्रग या अल्कोहल अब्यूज के। अब देखा जाता है इफेक्ट ऑफ ड्रग या अल्कोहल अब्यूज क्या क्या है। यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल बाई प्रेग्नेंट वुमन अफेक्ट द फीटस। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और वो अगर ड्रग या अल्कोहल का कंजम्पशन रखती हैं, तो उस केस में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। शॉर्ट फॉर्म में एफएएस कहा जाता है। लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड नेक्रोस्पर्मिया, मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय एथलीट्स, बहुत सारे एथलीट्स को भी देखा गया है मिसयूज ऑफ ड्रग करते हुए। नार्कोटिक या एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या डायूरेटिक्स, एंड कुछ हार्मोन्स जो कि मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, बल्क बढ़ाते हैं और अग्रेसिवनेस बढ़ाते हैं। इसीलिए एथलीट्स बहुत बार इनका यूज गलत तरीकों से करते हैं। एडोलेसेंट में क्या देखा गया? ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, विड्रॉल एंड आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटीग, एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर। ये सब चीज़ें देखी गई हैं ड्रग अब्यूज़ के, ड्रग के ऊपर एडिक्शन के केस में। ये सब एडिक्शन के बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, फ्लक्चुएशन इन वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब देखो, स्टेरॉइड अब्यूज का साइड इफेक्ट मेल्स में कुछ अलग और फीमेल्स में कुछ अलग देखा जाता है। एक्ने, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन,
reduced testicles, decreased sperm production, kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, and enlargement of prostate gland. उसके अलावा फीमेल में मैस्कुलिनाइजेशन हो सकता है, इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, एक्सेसिव हेयर ऑन फेस एंड बॉडी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, डीपनिंग ऑफ वॉइस और एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटरिस। तो इतने सारे इफेक्ट्स हैं जो देखे जा रहे हैं। इसके अलावा एडोलेसेंट मेल एंड फीमेल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज का क्या साइड इफेक्ट है ये देखते हैं। सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है। इनके क्या प्रिवेंशन है और क्या कंट्रोल्स हैं। अनड्यू पीयर प्रेशर मतलब फालतू का पीयर प्रेशर लेना ही नहीं है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, अगर कोई ड्रग अब्यूज में गलती से फंस गया है तो उसको एजुकेट किया जाना चाहिए, उसको काउंसिल करना चाहिए, ना कि पेरेंट्स को उनके साथ डांट के बात करनी चाहिए। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, जैसे कि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे बातें करना। साथ ही साथ डी एडिक्शन या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में जाना, ताकि एडिक्शन से कंट्रोल हो सके, एडिक्शन से छूट सके। तो दिस वाज इट अबाउट दिस चैप्टर। अभी इसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। व्हाट इज हेल्थ? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका डेफिनेशन है वो आप लिख देंगे कि कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। दो फैक्टर जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं आप लिख देंगे। इम्यूनिटी किसको कहते हैं, इनेट और एक्वायर्ड के बीच का डिफरेंस बता देंगे एक टेबल जैसा बना करके। दो बैक्टीरियल, दो वायरल डिजीजेस का नाम। अगर ये जैसे ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो दो बैक्टीरियल दो वायरल में सिर्फ नाम, काउजिंग एजेंट लिख देंगे। अगर ये 5 नंबर का होता तो प्रॉपरली हम उनके सिम्टम्स और उनका ट्रांसमिशन मोड ये सब कुछ लिखते हैं। एंटीबायोटिक्स, why are they not effective, why are they not effective against viral infection? एंटीबायोटिक्स जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है, ये लाइव सेल को किल करती है। ये वायरल सेल के अगेंस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि वायरल सेल ऑलरेडी लिविंग नहीं होता है, ये बॉडी के बाहर लिविंग नहीं होता, ये किसी बॉडी में जा करके ये लिविंग की तरह बिहेव करता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वैक्सीन्स एंड एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ये तो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया। व्हाट आर एलर्जेंस, जिनकी वजह से एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ हमारा इम्यून सिस्टम आए। एलर्जिक रिएक्शन कैसे ट्रिगर होता है, इसका एक फ्लो चार्ट बना के आपको लिख देना है। 2 मेथड्स टू कंट्रोल मलेरिया, पानी का स्टैग्नेशन रोक देना है। कुछ फिशेस जो फिश जो मस्कीटो के लार्वा पे फीड करती हैं उनको इंसर्ट कर देना है। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं कुछ। रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, इसमें प्रॉपरली आप इम्यून सिस्टम के बारे में अक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी के साथ पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे। सिंस ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो ये पूरा बना करके आप दिखाएंगे। एंटीबॉडीज के पूरे स्ट्रक्चर को बनाएंगे, H2L2 पूरा बना करके आप दिखाएंगे। व्हाट आर द प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर फॉर एड्स, तो इसमें जितने भी थे प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, अवॉइड हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान शेयरिंग लाइक सिंगल यूज नीडल्स वगैरह का यूज करना है, सभी चीजें लिखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ह्यूमंस और मस्कीटो दोनों के केस में, सेक्सुअल मस्कीटो में चलता था और एसेक्सुअल ह्यूमंस में, वो पूरा एक सर्कल जैसा बना करके एनसीईआरटी में भी इसका एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है, वो भी आपको एक बार देख करके और प्रॉपरली ये बनाना है। डिस्कस द काउजेस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कार्सिनोजन कैसे कैसे होते हैं वो लिख देना है। कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, ट्यूमर्स के बारे में लिख देना है, प्रिवेंशन लिख देना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन ह्यूमंस, इनेट एंड एक्वायर्ड, एग्जाम्पल्स के साथ बना देना है। लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस, कैसे वो वायरस जाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है RNA पॉलीमरेज की प्रेजेंस में, मल्टीपल कॉपीज बना करके फिर बाकी सारे सेल्स को अफेक्ट करता है, ये सारा लिख देना है। डायग्राम्स यहाँ पे आ गए, एंटीबॉडी का डायग्राम, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल और इम्यूनिटी का फ्लो चार्ट, ये तीनों हमने देखा, तीनों ही आपको करना है। इसके बाद आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव पे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन सा डिजीज कॉज करती है? ट्यूबरकुलोसिस नाम में ही लिखा है। एड्स का फुल फॉर्म अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, acquired immune deficiency syndrome. The malaria causing protozoan is transmitted by,
Malaria causing protozoan is transmitted by female Anopheles mosquito. और क्यूलेक्स कौन सा करते थे? क्यूलेक्स पाइलेरियासिस करती है। विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस में हेपार, देखो हेपेटाइटिस के नाम में हेपार है। हेपार लीवर को कहते हैं। उसके बाद विच सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन ह्यूमन बॉडी? बी लिम्फोसाइट। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। याद रखना है। HIV virus mainly attacked which cell of the human system, human immune system? HIV attacks helper T cells. उसके बाद name the vector of dengue fever. Aedes mosquito. Kala Azar, Leishmania, Donovani. Which antibody is responsible for allergic reaction? IgE. What is causative agent of typhoid? That is Salmonella typhi. The incubation period of Plasmodium in malaria is 10 to 14 days. The immunity gained after recovering from a disease is called active immunity. What is the function of interferons? ये viral infected cells से निकलते हैं और prevent viral infection. Which of the following is an autoimmune disease? Rheumatoid arthritis, पढ़ा हमने. BCG vaccine is used for the prevention of tuberculosis. ये भी आपको याद रखना है. Malignant tumors are also called as cancerous tumors. A substance produced by WBC to fight antigens is called as antibody. Which of the following disease is not caused by bacteria? Cholera, tuberculosis, AIDS और टाइफाइड, ये तीनों ही बैक्टीरियल डिजीजेस हैं. कॉलेरा, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड. एड्स वायरल है. द प्राइमरी होस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइटिस, प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट मस्कीटो. ठीक है, तो इतना ही था हमारे इस चैप्टर के बारे में. अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.